Hello, my dear students. Let's come to the next topic of our chapter, Matter in Our Surroundings. Very easy chapter, very easy topic, measurement of temperature. Although it is not given in NCERT, but some of the questions are in the back exercise. So we will try this topic. बहुत आसान है, छोटा सा टॉपिक है, समझने की कोशिश कीजिए. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर. पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आता है कि टेम्परेचर क्या होता है, व्हाट डज इट मीन, टेम्परेचर का मतलब क्या है. तो अगर हम किसी लेमैन से भी पूछें या जनरली हम बात करें तो टेम्परेचर इज नथिंग बट विच मेजर्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस इन द बॉडी. राइट, डिग्री ऑफ हॉटनेस जितनी ज़्यादा होगी टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा. सिंपल. सो टेम्परेचर इज अ मेजरमेंट ऑफ हाउ कोल्ड और हाउ हॉट अ सब्सटेंस इज. कोई भी सब्सटेंस कितना गर्म है, उसके अंदर डिग्री ऑफ हॉटनेस कितनी ज़्यादा है, दैट इज बेसिकली मेजर्ड बाय द टर्म नोन एज टेम्परेचर. सेकेंडली, एक और तरीके से हम टेम्परेचर को डिफाइन कर सकते हैं कि टेम्परेचर एक मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी है विच रिफ्लेक्ट्स द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी ऑफ द मोशन इन द पार्टिकल्स. दैट मीन्स, क्या मतलब है इसका, कि टेम्परेचर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमें इंडिकेट करती है, हमें इन्फॉर्म करती है, हमें बताती है कि पार्टिकल्स के अंदर कितनी एनर्जी ऑफ मोशन है. जितनी ज़्यादा एनर्जी ऑफ मोशन होगा, यानी कि मूव करने की टेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर भी उतना ज़्यादा होगा. सो टेम्परेचर आपको एक तो सिंपल तरीके से बताता है कि हाउ हॉट और हाउ कोल्ड अ सब्सटेंस इज. दूसरी बात, टेम्परेचर आपको बताता है कि क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम. दैट मीन्स, आप लोगों ने ना जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी. राइट, आई होप यू मस्ट हैव स्टडीड दिस टर्म इन द 8th स्टैंडर्ड. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? एनर्जी present in the body, energy possessed by the body due to its motion. मोशन की वजह से एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी. ओके, तो जितनी ज़्यादा डिग्री ऑफ मोशन होगा, टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा. यानी कि जितना ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ एनर्जी ऑफ मोशन होगा पार्टिकल्स के अंदर, टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा. यानी कि जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा. तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. दीज डेफिनेशंस आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट. जनरली आपसे एग्जाम में कोई पूछेगा भी नहीं कि व्हाट इज टेम्परेचर, बट आपको पता होना चाहिए कि हाउ हॉट और हाउ कोल्ड अ सब्सटेंस इज मेजर्ड बाय द टर्म नॉन एज टेम्परेचर. या फिर काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी. ओके, मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूं कि कैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता है और काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है. जैसे सपोज करो आपके घर में अगरबत्ती है. राइट, जैसे ही आपने बॉक्स को ओपन किया, आपको थोड़ी सी फ्रेगरेंस आई, लेकिन अगर आप उसको लाइट करते हैं, उसको जलाते हैं, देन अगरबत्ती के पार्टिकल्स पूरे रूम में स्प्रेड हो जाते हैं. आपने क्या अप्लाई किया? टेम्परेचर. टेम्परेचर अप्लाई करने से जो अगरबत्ती के पार्टिकल्स थे, उनके अंदर जो एनर्जी थी मोशन की वजह से वो बढ़ गई और वो फटाफट से एयर के पार्टिकल्स के साथ स्प्रेड होने लगे, एयर के पार्टिकल्स के साथ मूव करने लगे. उनकी मूव करने की टेंडेंसी ज़्यादा हो गई विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर. जैसे कई बार मम्मा कुछ किचन में हॉट सिजलिंग फूड बना रही होती हैं विच सीम्स टू बी वेरी टेस्टी, तो हमें दूर बैठे ही उसकी फ्रेगरेंस, उसकी स्मेल फील हो जाती है. ऐसा क्यों? जब रॉ मटेरियल है घर पे, उसकी ज़्यादा नहीं आपको स्मेल पता चलेगी, फ्रेगरेंस पता चलेगी, बट व्हेन इट इज़ कुक्ड तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के अंदर ज़्यादा हो जाती है.
और इसकी स्प्रेड होने की टेंडेंसी भी ज़्यादा हो जाती है, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दिस मच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, ओके। अब जो पढ़ेंगे ना वो पेपर में आता है, ठीक है, उसको ध्यान से सुनना। हमारे पास इस फिगर में देखो, मैंने आपको नोट्स में भी ये बना कर दिया डायग्राम, जिसमें 3 टाइप के हमारे पास टेम्परेचर की मेजरमेंट्स के स्केल ड्रॉन है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 3 टाइप के स्केल्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास टाइम की यूनिट्स होती हैं, टाइम आप सेकंड्स में भी मेजर करते हो, मिनट्स में भी करते हो, आवर्स में भी करते हो। ऐसे ही टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अलग अलग हमारे पास स्केल्स हैं, ओके। फर्स्ट स्केल क्या है? केल्विन स्केल, ओके। सेकंड इज द सेल्सियस स्केल, third is the Fahrenheit scale. So we have these 3 types of the scales. ध्यान से देखिएगा फर्स्ट स्केल को, पहले डिग्री सेल्सियस को देखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस, आपको पता है वाटर कितने डिग्री पर आइस में कन्वर्ट हो जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, जिस पे वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? जिस टेम्परेचर के ऊपर water will gets converted to ice. So freezing point of the water is my dear 0 degree Celsius. 0 डिग्री के बाद मैंने कोई एक ऐसा ही टेम्परेचर ले लिया 25 डिग्री सेल्सियस। बच्चों ये हमारा रूम टेम्परेचर होता है। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे और वहाँ पर आपको कोई टेम्परेचर लेना पड़ेगा और आपको कहेंगे कि हाँ रूम टेम्परेचर है। सो रूम टेम्परेचर कितना होता है? जनरली 25 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट टेम्परेचर मैंने एक मेंशन किया है स्केल में 37 डिग्री सेल्सियस। जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हो और वहाँ से अपना फीवर चेक कराते हो तो डॉक्टर आपको बोलता है 99.9 डिग्री। क्या वो 99.9 डिग्री सेल्सियस होता है? नहीं, हमारी बेटा जी, हमारी ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर? 37 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? पानी बिल्कुल गैस में कन्वर्ट हो जाता है, पानी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों मैंने आपको 4 डिफरेंट टेम्परेचर्स बताए डिग्री सेल्सियस के स्केल में ही। पहला टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, जहाँ से शुरू हो रहा है स्केल। 0 डिग्री के ऊपर वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। आपको मैंने बताया रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, जिस पे पानी बिल्कुल बॉयल हो जाता है। गरम गरम पानी बिल्कुल बॉयल हो गया, वेपर्स बन रहे हैं उसके, गैशियस में कन्वर्ट होता जा रहा है, इवापोरेट होता जा रहा है, बॉइलिंग होती जा रही है उसकी। तो जिस टेम्परेचर के ऊपर वाटर कंप्लीट बॉयल हो जाता है, दैट टेम्परेचर इज़ नोन एज 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब मैं आपको फेमिलियर कराती हूँ फ़ारेनहाइट स्केल से। फ़ारेनहाइट स्केल में जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ओके। रूम टेम्परेचर अब 0 डिग्री किसकी इक्विवेलेंट है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपको क्या करना है? डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है ना। तो ये कितना होगा रूम टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में? कितना है? 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके। और रूम ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इससे कुछ समझ में आया कि हमारी ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर 99 डिग्री फीवर वो आता है वो फ़ारेनहाइट में होता है। जो आपको डॉक्टर्स बताते हैं जब आप थर्मोमीटर से चेक करते हो ना, वो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में नहीं होता, क्योंकि 100 डिग्री पे तो पानी बॉयल हो जाता है, हमारी बॉडी तो बॉयल हो जाएगी 100 डिग्री पर, ठीक है। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है
और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ओके, ऐसे ही हमारे पास एक और है केल्विन स्केल। डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री था और ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट था और ये 273 केल्विन है। ऐसे ही सो ऑन हम ऐड करते चले जाएंगे। दो फॉर्मूलाज मैं आपको और बताना चाह रही हूँ। सबसे पहला एक रिलेशन है हमारे पास, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं या केल्विन को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मेरे बच्चों दोनों स्केल्स की तरफ देखो, केल्विन और सेल्सियस। सेल्सियस कितना है 0 डिग्री और केल्विन कितना है 273, यानी कि 0 डिग्री में अगर मैं 273 ऐड कर दूंगी तो वो क्या आ जाएगा 273 केल्विन ना। तो केल्विन स्केल को ऑब्टेन करने के लिए हमको डिग्री सेल्सियस के अंदर 273 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा से समझो इस बात को। केल्विन में अगर आपको चाहिए तो वहाँ स्टार्टिंग क्या है 273, लेकिन अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस है और आपको केल्विन में चाहिए तो डिग्री सेल्सियस में फॉर्मूला में देखो मैंने क्या लिखा है बच्चों, डिग्री सेल्सियस में जो भी टेम्परेचर है जैसे 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कितना आया 273 केल्विन। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस है, मैंने कहा केल्विन में कन्वर्ट करो तो सेल्सियस में टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस प्लस कितना ऐड किया उसमें 273, तो वो कितना आ गया 298 केल्विन। ओके, सपोज करो 37 डिग्री सेल्सियस है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे 37 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 वो जो आएगा दैट विल बी इन द केल्विन। So we can calculate the temperature in the Kelvin by adding 273 to the degree Celsius scale. I hope it is fine. अगर आपको केल्विन में दे रखा हो और सेल्सियस में निकालना हो तो केल्विन वाला टेम्परेचर इधर ही रखिए, 273 को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो केल्विन माइनस 273 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज वेरी सिंपल रिलेशनशिप कि अगर आपको कभी केल्विन में निकालना हो तो डिग्री सेल्सियस में 273 को ऐड ऑन करें। ओके, एक और रिलेशनशिप मुझे बतानी है आप लोगों को, वो रिलेशनशिप है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच की रिलेशनशिप। ओके, तो वैसे मैंने आपके नोटबुक्स में भी लिखवाया था रिलेशनशिप बिटवीन द डिग्री सेल्सियस एंड द फ़ारेनहाइट। क्या रिलेशनशिप है देखिए ज़रा, डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर आपको चाहिए हो तो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, मतलब 32 प्लस 9/5 इंटू में जो भी डिग्री सेल्सियस में हमारा टेम्परेचर होगा उससे मल्टीप्लाई, पहले क्या है 9/5, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है, इसको फ़ारेनहाइट में करना है तो 9/5 डिग्री सेल्सियस में कितना टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, तो 9/5 और आप यहाँ डिग्री सेल्सियस की जगह क्या पुट करेंगे 25, लाइक देखिए 9/5 यहाँ कितना पुट करूँगी 25 प्लस 32, ये काट दो 5 5 ज़ा 25, 9 5 ज़ा 45 प्लस 32। इन दिस वे वी कैन ऑब्टेन द टेम्परेचर इन द, हमारे पास ये आ गया 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो मैंने जो 25 डिग्री सेल्सियस था उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लिया है, राइट। तो मैंने आपको दो रिलेशनशिप्स बताई, जल्दी से बताओ क्या बताया। केल्विन में और सेल्सियस में क्या रिलेशनशिप है, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्लस 273। दूसरा रिलेशन किसके बीच में था, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। आई होप दिस मच इज फाइन, यू कैन डू इट नाउ। ओके, ट्राई दीज क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर को जनरली स्टैंडर्ड कौन सी यूनिट में मेजर किया जाता है, तो टेम्परेचर की मेजरमेंट की यूनिट होती है बेटा जी केल्विन। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर, जिसमें हम जनरली टेम्परेचर को मेजर करते हैं केल्विन। क्यों करते हैं केल्विन में, कोई और में क्यों नहीं,
केल्विन का सबसे कम टेम्परेचर कितना है? 273 केल्विन। बेटा इसमें ना नेगेटिव वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं होती, ठीक है, इसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम जो केल्विन का स्केल है वो बेस्ट माना जाता है इन कंपैरिजन टू द अदर टू स्केल्स। केल्विन का स्केल बेस्ट क्यों है बेटा? क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। और व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर? व्हाट इज़ द एसआई यूनिट? केल्विन। तो लेट मी रिवाइज इट फॉर द वाइल। फटाफट से क्या डिस्कस किया मैंने? टेम्परेचर मेजर्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इन द पार्टिकल्स। देन सेकेंड पॉइंट क्या बताया था टेम्परेचर से रिलेटेड? दैट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। हॉट सिजलिंग फूड की फ्रेगरेंस हमारे तक जल्दी आती है इन कंपैरिजन टू द कोल्ड फूड। ओके, सो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। देन मैंने आपको 3 टाइप के स्केल्स बताए, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड द केल्विन। सबसे बेस्ट स्केल कौन सा है? केल्विन, क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं होती। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। तो इतना ही है हमारे पास टेम्परेचर का। 2 रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको केल्विन में टेम्परेचर निकालना हो तो डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दो। ओके, और अगर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में हो तो फ़ारेनहाइट में कभी भी निकालना हो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 99.6 डिग्री। ओके, हाँ जी स्टूडेंट्स, माय नेक्स्ट टॉपिक फॉर द डिस्कशन इज फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर. Matter can be classified into the 3 states generally: solids, liquids and the gas. Generally matter, so just see in the case of solids, आपको नज़र आ रहे हैं solids में particles कैसे नज़र आ रहे हैं आपको? A very closely packed. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो in the solids particles are very closely packed. 2 particles के बीच में free space बिल्कुल भी नहीं है. No free space is present between the particles of the solids. Liquids में देखिए थोड़ा सा free space present है. Inter-particle space is more in the liquids than in the solids. Look in the gaseous state, interparticle space is much higher than in the liquids and then in the case of solids. So this is the basic difference, this is the basic alignment, arrangement of the particles which will decide the further characteristics of these 3 states of the matter. अब ध्यान से देखिए सॉलिड्स में पार्टिकल्स कितनी क्लोजली पैक्ड है, कितने रेगुलरली अरेंज्ड है कि इनके बीच में फ्री स्पेस बिल्कुल भी नहीं है. और अगर ये इतनी पास पार्टिकल्स हैं तो इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी कितनी ज़्यादा होंगी. लिक्विड्स में अगर हम देखें तो थोड़ा सा फ्री स्पेस है. गैशियस में अगर हम देखें तो उससे भी ज़्यादा फ्री स्पेस है. तो इन तीनों की अरेंजमेंट्स के बेसिस पर आज हम डिस्कस करते हैं classification of solids into these 3 states. Okay, I have given you a table. From that table only we will discuss the difference between them. Okay, table now. First point mentioned is packing. तो बच्चों सॉलिड्स में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल सॉलिड्स के एग्जाम्पल्स पेन, नोटबुक, फूड आइटम्स, बेंच, chalk, marble, number of things, right? तो जब आप सॉलिड्स के पार्टिकल्स को अरेंज करते हो तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड. अभी अभी हमने 3 फिगर्स भी देखी थी जिसमें हमने ऑब्जर्व किया है कि सॉलिड्स में जो अरेंजमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा रेगुलर है.
There is a regular arrangement of the constituent particles in the case of solids, right? Liquids में particles थोड़े से less closely packed है, right? और gaseous में तो particles are just free to move about. उसमें तो पैकिंग बहुत ही ज़्यादा irregular है, random movement है. Particles are placed very far from each other so that they are free to move about. The first point is very much clear. हमने देखा है, हमने ऑब्जर्व किया है कि जो सॉलिड्स के केस में पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, बहुत रेगुलरली अरेंज्ड हैं. लिक्विड्स के केस में थोड़े से लेस क्लोजली हो जाते हैं, वो पैक्ड, उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाता है. और गैशियस स्टेट में तो स्पेस दो पार्टिकल्स के बीच में इतना ज़्यादा है कि दे आर फ्री टू मूव अबाउट. वहाँ पर पैकिंग बिल्कुल भी क्लोज्ड नहीं है. इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस, सेकेंड हमारा पॉइंट. सॉलिड्स में दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम है. वेरी लेस स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन द टू पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, राइट? That means interparticle distances are smallest in the case of solids. Liquids में interparticle space थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था. Gaseous में space और भी ज़्यादा. Solids में बहुत closely packed है, space बहुत कम है दो particles के बीच में. आपको fill in the blanks मैं दूंगी इस तरीके से कि interparticle space in the solids are dash then liquids dash then gaseous. तो interparticle spaces in the case of solids are less than in the liquids and then in the gaseous. तो gaseous में तो बहुत ज़्यादा है in comparison to liquids and in comparison to solids. ठीक है? Interparticle space is much higher in the case of gaseous and lesser in the case of liquids and least in the case of solids. So let's come to the forces of attraction. अगर दो particles बहुत ही पास placed हैं तो obviously उन दो particles के बीच में forces of attraction बहुत ही ज़्यादा होने वाली है. The two particles of the matter are very closely packed, then they must be having strongest forces of attraction. Liquids के केस में particles थोड़ी सी दूर हो गए तो उनके बीच में forces of attraction थोड़ी सी कम हो गई. Gaseous के केस में particles और दूर दूर है, मतलब यहाँ पर forces उससे भी weaker हैं. तो सबसे strong है solids में, then in the liquids and then in the gaseous. Okay? नेक्स्ट इज शेप. मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. लाइक सपोज करो आपके पास एक एप्पल की ट्रेड है और दैट इज क्लोजली पैक्ड, पूरी फिल्ड है. अब अगर आप एप्पल की ट्रेड या सिंपल एक एप्पल ले लो, उस एप्पल को आप रूम में प्लेस करो, आप अपने स्कूल बैग में लेकर जाओ या कहीं बाहर लेकर जाओ, द शेप ऑफ द एप्पल विल रिमेन सेम. आप उसके ऊपर कोई फोर्स, आपके पास आपके हाथ में एक पेन है, आप उस पेन पर कोई फोर्स लगा रहे हो, विल द शेप ऑफ द पेन विल बी चेंज्ड? नो. आप बेंच पड़ा है, बेंच पर आप फोर्स लगा रहे हो, क्या उस बेंच की शेप में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा. सो सॉलिड्स हैव रेगुलर शेप, उनकी शेप में कोई भी चेंज नहीं होता. लिक्विड्स हैव नो शेप, नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम. लाइक आपको पता है कि एक ग्लास में 250 ml वाटर आ रहा है, राइट? उससे बड़े कंटेनर में 500 आ रहा है. तो यू हैव डेफिनेट वॉल्यूम्स. आप चाहे ग्लास में लो या किसी और कंटेनर में लो, तो वॉल्यूम विल रिमेन सेम. लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स ही रहता है, लेकिन जो शेप है लिक्विड की, दैट विल टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. ओके? और गैशियस की तो ना ही कोई डेफिनेट शेप होती है और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है, बिकॉज पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली इन द रेंडमली मूविंग. पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं
इसी वजह से ना तो उनकी कोई डेफिनेट शेप होती है और ना ही उनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस करना। सपोज करो आपके पास एक बिस्लरी की बॉटल है और पूरी न्यू है, पानी से फिल्ड है, या एप्पल की ट्रेड है, आप एप्पल की ट्रेड पे कोई फोर्स लगा रहे हो, क्या वो कंप्रेस होगी? पूरी फिल्ड है, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एप्पल इतने क्लोजली पैक्ड है, उनके बीच में फ्री स्पेस है ही नहीं, तो उसको कंप्रेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बिस्लरी की न्यू बॉटल लाते हो वाटर की, उसको कंप्रेस करने की कोशिश करते हो तो बहुत कम कंप्रेस होगा, क्योंकि अभी उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं है फ्री। लेकिन अगर आप एक वाटर बॉटल लेते हो और उसमें थोड़ा सा फ्री स्पेस है, मतलब द वाटर बॉटल इज़ नॉट कम्प्लीटली फिल्ड, आप उसको कंप्रेस करते हो तो दैट बॉटल विल बी कंप्रेस्ड। मतलब लिक्विड्स कैन बी कंप्रेस्ड बट सॉलिड्स, एप्पल की ट्रेड को कंप्रेस करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, गैशियस खाली बिस्लरी की बॉटल है, उसको कंप्रेस करो, दैट कैन बी हाईली इजीली कंप्रेस्ड। तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल मीन्स आपको प्रेशर अप्लाई करना है, और जैसे ही आप खाली बिस्लरी की बॉटल पे प्रेशर अप्लाई करोगे वो एकदम से फ्यूज की शेप में आ जाएगी, उसका वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सॉलिड्स में एप्पल की ट्रेड पर या कोई टॉफिस का कंटेनर है, बंद है, आप उस पर कोई फोर्स लगा रहे हो तो उसकी शेप में कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन लिक्विड्स के शेप में चेंज आ जाता है, दे विल टेक अवे द शेप ऑफ द कंटेनर। तो कंप्रेस करना मीन्स स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, तभी कंप्रेस कर पाओगे, अगर स्पेस नहीं होगा तो कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। कंप्रेस करना मीन्स प्रेशर अप्लाई करना, और अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो वॉल्यूम विल डिक्रीज। ओके, नेक्स्ट वी हैव रिजिडिटी और फ्लूइडिटी। सॉलिड्स के केस में पार्टिकल्स इतने क्लोजली पैक्ड हैं कि वो एक जगह से उठकर दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकते। राइट, जैसे हमारी क्लासरूम है, सपोज वी पीपल आर व्हाट, वी कम इन द सॉलिड स्टेट। हम क्लास में बैठे हैं, लेक्चर चल रहा है, हम पीछे अपना सर हम घुमा सकते हैं, अपना हाथ हम चला रहे हैं, दैट इज वी आर चेंजिंग आवर पोजीशंस ऑन आवर सीट्स ओनली, दैट इज नोन एज वाइब्रेशंस। हम अपनी बॉडी की हमारी जो वाइब्रेशंस है वो अपनी सीट पे ही है, मगर हम एक पोजीशन से उठ के दूसरी पोजीशन पे तो नहीं गए ना। अगर आप एक पोजीशन से उठ के नहीं गए, मतलब यू कैन नॉट मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू द अनदर। तो सॉलिड्स के केस में भी पार्टिकल्स अपनी ही पोजीशन के ऊपर रहते हैं, उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती, दे आर फिक्स्ड एट देयर ओन पोजीशन। लिक्विड्स के केस में क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाता है तो पार्टिकल्स की मूव करने की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। तो लिक्विड्स, पानी को नीचे गिरते हो, इट हैज़ द टेंडेंसी टू फ्लो ना, दैट्स वाई लिक्विड्स आर नोन एज फ्लूइड्स। गैशियस, आपको पता है गैस तो अपने आप ही, अगर बाहर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा आपको फील हो रही है तो दैट विल बी स्प्रेडेड अवे, मूव कर जाएगी। एक स्पेसिफिक गैस कोई आती है तो वो उसकी स्मेल आपको फील होने लगती है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल्स के साथ मूव करके स्प्रेड हो जाते हैं। तो gases are highly moving, they are continuously moving in the random motion. Gases will also be considered as the fluids. वो भी किस में आते हैं? Fluids. That is nothing but diffusion. एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना, इंटरमिक्सिंग होना। ये इंटरमिक्सिंग गैसेस में सबसे ज़्यादा है, डिफ्यूजन होना सबसे ज़्यादा गैसेस में है, क्योंकि उसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है, आप आसानी से मूव कर सकते हो। लिक्विड्स में थोड़ा सा फ्री स्पेस आप मूव कर पाओगे, लेकिन सॉलिड्स में तो बिल्कुल भी फ्री स्पेस नहीं है, तो मूव करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वी हैव पार्टिकल मोशन। वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि सॉलिड्स में पार्टिकल्स अपनी ही पोजीशन पे रहते हैं, दे कैन ओनली वाइब्रेट एट देयर ओन पोजीशन बट दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू द अनदर। But in the case of liquids, we have some space, so particles can move from one position to the another. In the gaseous, we are having a lots of space, particles can easily move from one position to the another. Energy, I told you, energy stored in the particles due to its motion is known as kinetic energy, and that will be least in the case of solids.
क्योंकि सॉलिड्स में मूव करने की टेंडेंसी है ही नहीं, लिक्विड्स में थोड़ी बहुत मूव करने की टेंडेंसी है और गैशियस में मूव करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। देन वी हैव डेंसिटी। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम जितना कम होगा डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। सॉलिड्स में पास पास पार्टिकल्स प्लेस्ड हैं तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा। सॉलिड्स की डेंसिटी सबसे ज़्यादा, लिक्विड्स की डेंसिटी कम, गैशियस की सबसे कम। I also discussed diffusion with you कि solids में particles are placed at their fixed position, so they cannot move from one position to the another. But in the case of liquids थोड़ा सा free space आता है तो particles can move. Gaseous में और भी ज़्यादा free space है तो particles can very easily move. Diffusion is maximum in the gases, minimum in the liquids, and least in the solids. I hope these differences are clear to you. Still, if you have any problem, you can discuss with me personally. Okay?